नैना ने देखा कि कुछ लोग अमन को मार रहे हैं, तो वह जल्दी से दौड़कर उसके पास गई। वहां के लोगों को हटाकर अमन के सिर को अपने गोद में रख लिया और अपने दुपट्टे से उसके सिर पर लगे खून को साफ करने लगी। नैना, अमन, अमन कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी पीछे से किसी ने नैना के हाथों को पकड़ा और उसे अमन से दूर ले जाने लगा। नैना, छोड़ दे हमें, जाने दे हमें। उस शख्स ने नैना के दोनों हाथों को पीछे से पकड़ा और उसके कंधे पर अपने थोड़ी को रखते हुए कहा था ना, दूर रहो उन लोगों से जिनका तुम्हारे पास रहना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती है। इसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो तुम। नैना ने जब मयंक से यह सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मयंक, अरे तुम सब रुक क्यों गए हो, काम चालू रखो, आई बात समझ में। नैना ने मयंक के पैर पकड़ते हुए कहा, प्लीज छोड़ दे इसे, इसने क्या बिगाड़ा है आपका। मयंक ने जब यह देखा तो उसने अपने पैर को झटक दिया, जिससे नैना दूसरी तरफ गिर गई। बारिश और भी तेज हो गई थी। मयंक अपने पंजों पर बैठकर अमन के चेहरे को उठाता है और कहता है, बहुत संभालने का मौका दिया था तुझे, पर तू नहीं माना। जब तुझे अपनी वाली मिल गई है तो मेरी वाले के आस पास क्यों भटकता है। तुड़वा लिए ना हाथ पैर अपने। यह बोल वह उठा और अमन को अपने पैरों से मारने लगा। इस वक्त मयंक की आंखों में गुस्से से खून उतर आया था। वो नैना की तरफ मुड़ा तो देखा नैना के दुपट्टे पर अमन का खून लगा हुआ था। नैना दौड़कर अमन के पास जाने लगी तो मयंक ने बीच में है उसे पकड़ लिया। मर्थक, इसे अधमरा कर रोड पर फेंक देना। नैना, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत करिए। अमन, अमन प्लीज जाने दे हमें। अमन ने अपने खून से लथपथ हाथों को नैना की तरह बढ़ाया। नैना ने मयंक की पकड़ से आजाद होते ही अमन की तरफ उसका हाथ थामने के लिए दौड़ी तो मयंक ने उसे दोबारा पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। नैना, अमन, जाने दे हमें, प्लीज उसे मत मारे, छोड़ दे। नैना चीखने और छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। मयंक ने नैना के दुपट्टे को फेंक दिया, जो जाकर अमन के ऊपर गिर गया और उसका हाथ भी गिर गया। मयंक जबरदस्ती नैना को कार में बिठाते हुए बोला, उसके गंदे खून को तुमने क्या सोचकर अपने आंचल में लगा लिया। मयंक कार के अंदर बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। मयंक ने एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकी और नैना को बाहर निकाला। उसने जैसे ही अपने हाथों को नैना की तरफ बढ़ाया तो नैना ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, हमें अपने इन गंदे हाथों से हाथ भी मत लगाइएगा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, बिगाड़ा क्या है हमने आपका। अरे एक बार के लिए तो हैवान का भी दिल पसीज जाता है, किस मिट्टी के बने हैं आप, हम आपकी पत्नी है, हक है हमारा आपसे यह पूछने का कि क्या किया है हमने। मयंक ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, किस हक की बात कर रही हो तुम। हक और अधिकार की बात ना करो तो अच्छा होगा, वरना अगर मैं तुमसे अपना हक जताने लगा तो तुम्हें खुद से ही घिन आने लगेगी, खुद से नफरत हो जाएगी तुम्हें। अधिकार तो मेरा भी है तुम पर, फिर मुझे मेरे हक क्यों नहीं मिले। नैना, जो आज आप हमारे साथ कर रहे हैं और कल को कोई नहीं माही के साथ ऐसा करें तो आपको कैसा लगेगा। मयंक ने जब नैना के मुंह से माही के लिए ऐसी बातें सुनी तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने नैना के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। नैना के कोमल गालों पर जब मयंक के लोहे जैसे हाथ पड़े तो नैना के गाल पूरी तरह से लाल हो गए और होठों से खून बहने लगा। मर्शक, जानना चाहती हो क्यों नफरत है मुझे तुमसे, तो सुनो, वह इंसान कैसे चैन से बैठ सकता है जिसकी बीवी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा हो। तुमने उस आरव के साथ होटल में एक रात बिताई है। नैना जब मयंक के मुंह से यह सब सुना तो बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी। मयंक गुस्से में नैना को वहीं छोड़कर चला गया था। नैना मयंक के जाने के बाद बारिश में घुटनों के बल सड़क पर बैठी थी। वह खामोश थी, उसके कानों में मयंक के कहे शब्द गूंज रहे थे
और वह थप्पड़ जो अभी अभी मयंक ने उसे मारा था, वो चीख चीख कर रोने लगी। तभी किसी ने पीछे से उसके नाक पर रुमाल रख दिया जिससे नैना बेहोश हो गई। कुछ देर बाद नैना किसी पुरानी फैक्ट्री में पड़ी थी। एक आदमी, होश आ रहा है, अब मजा आएगा। रंजीत सिंह जो पेशे से एक बिजनेसमैन है और मयंक का दुश्मन भी। रंजीत सिंह अपने एक दोस्त रमन से, मुझे तो लगता था कि मयंक या सिंघानिया किसी अमीर घर की लड़की से शादी करेगा। ऐसा भी क्या देख लिया इस गांव की छोरी में। तभी रमन ने एक और लाइट को ऑन किया जिससे फैक्ट्री में उजाला हो गया। रमन ने नैना की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई, इसकी खूबसूरती को तो देख। अगर ये अपनी नजरें उठा दे तो इस दिल पर छुरियां चल जाए। रंजित ने भी जब एक नजर नैना को देखा तो देखता ही रह गया। रंजित, अब समझ में आया कि मयंक ने शादी क्यों की, इससे खूबसूरती पर फिदा हो गया होगा इसकी। वैसे खबर उस तक तो पहुंच गई है ना कि उसकी बीवी मेरे पास है। रमन, हाँ भाई, आ रहा होगा वो भी इस हुसून की मलिका को लेने। नैना उन सब की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर रही थी। नैना, प्लीज हमें जाने दे, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? वो नहीं आएंगे हमें लेने, कभी नहीं आएंगे। पर उनमें से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। बहुत देर इंतजार करने पर भी जब मयंक नहीं आया तो नैना भी समझ चुकी थी कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। रंजित, बहुत देर इंतजार कर लिया इसका, चल अब मार देते हैं इसे, वो नहीं आएगा, सच बोल रही थी ये। रमन, भाई वो मैं क्या कह रहा था कि जब मरना है ही इसे तो क्यों। रंजित, कमीने सुधरेगा नहीं न, तू जायश कर। ये सब बोलकर रंजित वहां से चला गया। रमन नैना के पास आया और उसके चेहरे को और होठों को अपने हाथों से छूने लगा। नैना को उसके छूने से बहुत ज्यादा अजीब और बुरा लग रहा था। नैना खुद को लगातार पीछे की तरफ घसीट रही थी। रमन ने अपनी शर्ट निकालकर नीचे फेंक दिया और नैना को अजीब तरह से छूने लगा। नैना भागना तो चाहती थी पर वो उसकी पकड़ से आजाद नहीं हो पा रही थी। नैना, प्लीज जाने दे हमें, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? रमन ने जैसे ही नैना के चेहरे की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया तो नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी किसी ने रमन के हाथ को पकड़कर इतनी तेजी से झटका कि उसका एक हाथ तुरंत टूट गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। तभी एक रौबदार आवाज गूंजी, धर्म पत्नी है ये मेरी, सो डोंट यू डेयर। रमन, आ गया तू, वैसे तेरी बीवी बड़ी खूबसूरत। मयंक ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, मेरी बीवी का नाम लेने की गलती कभी भी मत करना। रमन, तेरी बीवी। उसने इतना ही बोला था कि उसके मुंह के अंदर से एकदम बीचों बीच एक गोली आकार लगी, जिसमें उसकी जीभ बुरी तरह से कट गई और उसके मुंह से खून आने लगा। मयंक बोला, ना, मेरी बीवी का नाम मत लेना, समझ नहीं है क्या बात तुम्हें। रमन जैसे ही मयंक की तरफ बढ़ा तो मयंक ने एक जोरदार पंच उसे जड़ दिया। वो पागलों की तरह रमन को मारने लगा। नैना ये सब देखकर बुरी तरह से डर चुकी थी। भयंक, हाथ कैसे लगाया तूने मेरी पत्नी को? अब देख मैं तेरे इन हाथों का क्या करता हूँ। रमन गिड़गिड़ा रहा था पर जीभ कटने की वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। मयंक ने एक आदमी से एक बोतल मंगाई और उसे लेकर जमीन पर पड़े हुए रमन की तरफ बढ़ गया। मयंक उसके हाथों पर बोतल से तेजाब गिराने लगा जिससे उसके दोनों हाथ बुरी तरह से जल गए। मयंक, इन्हीं हाथों से तूने मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत की है, अब देख तेरे हाथों का मैंने क्या कर दिया। मयंक ने रमन की दोनों आंखों में अपनी बंदूक की गोलियां उतर दी। एक मर्थक, इन्हीं आंखों से मेरी बीवी को देखा था तूने, तो अब तू किसी को भी नहीं देख पाएगा। और 2-3 गोलियां उसके माथे और उसके सीने पर उतार दी। वमन मर चुका था।
गोलियों की आवाज सुनकर रंजित आया तो देखा कि रमन मर चुका है। रंजित, तूने ये सब ठीक नहीं किया। मयंक राय सिंघानिया खुद को बिजनेस का बादशाह क्या समझता है? शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या किया कर सकता हूँ। मयंक, यही तो फर्क है तुझमें और मुझमें। मुझे सब जानते हैं और तुझे बताना पड़ता है कि तू कौन है। मयंक ने ये सब हंसते हुए कहा तो रंजित चिढ़ गया। रंजित, मौत सामने है तेरी, फिर भी तुझे हंसी आ रही है। मयंक ने एक रौबदार आवाज में कहा, मेरी मौत को भी ये इजाजत नहीं है कि तुम जैसे टुच्चे इंसान की गोली से चली जाए। रंजित, तूने अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मयंक, गलती तो तूने की है मेरी बीवी को यहाँ लाने की। तेरा दोस्त तो मर ही गया है, अब थोड़ी देर बाद तू भी उसके पास पहुंच जाएगा। रंजित, इतना घमंड ठीक नहीं होता है। मयंक राय सिंघानिया, ये मेरी गली है तो इसमें शेर बनने की बहुत बड़ी गलती की है तुमने। कुत्ते भी अपनी गली में शेर बनने लगते हैं। मयंक, बिल्कुल सही कहा तुमने कि कुत्ते भी अपनी गली में शेर बनने लगते हैं। रंजित, अकेले आया है तू तो फिर कैसे लगता है कि तू यहाँ से बचकर निकल जाएगा? मेरे आदमी तुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी भड़ाक की आवाज के साथ सामने का दरवाजा खुला। कुणाल और गार्ड फायरिंग करते हुए अंदर आए और कुछ ही पल में उसके सारे लोग मारे गए। अब बचा था तो केवल रंजित सिंह। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और सारे के सारे आदमी ढेर हो गए। मयंक ने एक जोरदार पंच रंजित को मारा जिससे वो जमीन पर गिर गया। रंजित ने जैसे ही वार करने के लिए उठा कि तभी एक और जोरदार पंच पड़ा और दोबारा गिर गया। मयंक ने दोबारा उसे पीटते हुए कहा, मेरी बीवी को लाने की हिम्मत भी कैसे की यहाँ पर लाने की? हाँ बोल, वो मेरी नैना है, सिर्फ मेरी थी। उस रमन ने मेरी बीवी की तरफ गंदी नियत से देखा तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दी मैंने। उसने मेरी बीवी को छुआ तो उसका हाथ उखाड़ दिया और जला भी दिया। मेरी बीवी का नाम लिया तो उसकी जीभ छलनी कर दी। तो तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? मयंक ने उसके भी सीने में अपने गन की गोलियों को उतार दिया। कुणाल, सर बाहर पुलिस कमिश्नर आया है। मयंक, बोल उन सबको थोड़ी देर इंतजार करे, मैं आ रहा हूँ। मयंक ने बेहोश पड़ी नैना को अपना कोट ओढ़ाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और बाहर आया। मयंक ने नैना को कार में बिठाया और कमिश्नर से बात करने चला गया। मयंक, इस एरिया में आग लगवा दो ताकि सबको लगे कि यह सारी मौत फैक्ट्री में आग लगने की वजह से हुई है। कमिश्नर, जी सर, आपका काम हो जाएगा। जब मयंक कमिश्नर से बात कर रहा था, इधर रंजीत मरा नहीं था, अभी भी जिंदा था। वह खुद को घसीटते हुए बाहर आया और दर्द में भी एक शैतानी मुस्कुराहट भरी। उसने अपने गन ली और मयंक को पॉइंट कर उस पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर सब डर गए थे। नैना चिल्लाई, मयंक जी! कुछ पल के लिए तो सन्नाटा छा गया। मयंक ने देखा कि गोली रंजीत ने मयंक पर ही पॉइंट करके चलाई थी, लेकिन मयंक के ठीक सामने नैना आकर खड़ी हो गई थी। एक पल के लिए किसी को कुछ भी समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। नैना के पेट पर एक गोली लगी थी और दूसरी गोली उसकी बाह पर लगी थी। नैना धीरे धीरे करके अपने होश खोने लगी थी। कुछ देर पहले फ्लैशबैक। नैना कार में बैठी थी और उससे धीरे धीरे करके होश आ रहा था। उसने हल्के से अपनी पलकों को खोला तो देखा कि रंजीत किसी पर गन पॉइंट कर रहा था। उसने ठीक से देखा कि वह किस पर पॉइंट कर रहा है तो जब उसे दिखा कि वह गन मयंक पर पॉइंट कर रहा है। नैना बुरी तरह से पहले ही डरी हुई थी और यह सब कुछ देखकर वह और भी ज्यादा डर गई थी।
ना जाने कितनी ताकत उसमें आ गई और वह मयंक के पास दौड़कर गई और मयंक को धकेल दिया, जिससे मयंक दूसरी तरफ लुढ़क गया और नैना इससे पहले वहां से हट पाती उसे गोली लग चुकी थी। प्रेजेंट टाइम। नैना नीचे गिरने ही वाली थी कि मयंक ने उसे अपने हाथों का सहारा दिया और जमीन पर बैठ गया। नैना का सिर उसने अपनी गोद में रख लिया। नैना लंबी लंबी सांसें ले रही थी। नैना ने धीरे से मयंक से कहा, आप ठीक तो है ना? मयंक, हाँ मैं ठीक हूँ। नैना को मयंक का चेहरा धुंधला सा दिखने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। मयंक, नैना नैना उठो, नैना आंखें खोलो, लेकिन नैना ने अपनी आंखें नहीं खोली। मयंक पूरी तरह से घबरा गया था। नैना का शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था। मयंक ने आसमान की तरफ देखकर तेजी से चिल्लाया, नैना। मयंक ने गुस्से से रंजीत की ओर देखा और अपने पॉकेट से गन निकालकर अगले ही पर जितनी भी गोलियां उसके गन में थी वह सारी की सारी रंजीत के शरीर में उतर चुकी थी और वह मर चुका था। ग्लोबल हॉस्पिटल। मयंक को अपनी बाहों में उठाकर अंदर आया। मयंक, डॉक्टर डॉक्टर। तभी वहां पर डॉक्टर आए और उन्होंने नैना को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया। मयंक भी वहां उनके पीछे पीछे चला गया। डॉक्टर, सर आपको बाहर जाना होगा। मयंक, नहीं मैं नहीं जाऊंगा इसे छोड़कर। डॉक्टर ने कुणाल की ओर इशारा किया तो कुणाल मयंक को वहां से ले जाते हुए बोला, सर चले उन्हें उनका काम करने दे। मयंक वहां से जाते हुए मुड़ मुड़ कर नैना को देख रहा था। मयंक के गालों पर कुछ आंसू की बूंदें लुढ़क आई। वह उन बूंदों को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। मयंक ने अपने मन में कहा, मैं तो कभी किसी के लिए रोया नहीं, फिर ये आंसू क्यों? मैं तो नफरत करता हूँ ना उससे, मैं तो चाहता था कि वह मर जाए, फिर मैं क्यों उसके लिए तड़प रहा हूँ? कुणाल ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, सर आप क्यों नहीं मानते कि आप भाभी से प्यार करते हैं? मयंक, मुझे प्यार नहीं हो सकता है। कुणाल, हाँ यह सच है कि आपको प्यार नहीं हो सकता है, पता है क्यों? क्योंकि आपको प्यार हो चुका है भाभी से। मयंक ने कुणाल को गले लगाकर रोते हुए कहा, वह ठीक तो हो जाएगी ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तभी वहां पर एक और शख्स आया और बोला, मुझे मयंक से अकेले में बात करनी है। जब कुणाल ने यह सुना तो वहां से चला गया। मयंक, तुम यहाँ? आरव, हाँ मैं यहाँ। क्या किया है आपने मेरे बहन के साथ? क्या कैसे हुआ है यह सब? हाँ जवाब दो, चुप क्यों हो आप? मयंक, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। मयंक, क्या क्या है आपने उसके साथ? मयंक ने ना जाने क्यों आज जो कुछ भी हुआ वह सारी बातें आरव को बता दी। आरव, क्यों इतनी नफरत करता है तू उससे? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा तुझे? नैना की कसम। उफ, यह किसकी कसम दे दी तुझे? तो उसके मरने से या जीने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क है ना तुझमें और उसमें? तू अपने परिवार के लिए किसी को भी टॉर्चर कर सकता है और वह पागल लड़की अपने परिवार के लिए या फिर चाहे किसी के लिए भी वो टॉर्चर से सकती है। मयंक ने कहा, बस बहुत हो गया। मयंक भी गुस्से में था, इसलिए उसने कहा, नफरत इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें तेरे साथ होटल में एक रात बिताई है। आरव तो उसकी बातें सुनकर मानो सदमे में चला गया हो। मयंक, खामोश क्यों हो? जवाब दो। हाँ, मुंह क्यों बंद हो गया तुम्हारा? एकदम से कोई सबूत है कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है बोलने को तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, समझे? यह बोल वो वहां से जाने लगा। आरव, रुको मयंक, वैसे मुझे मेरी बहन के चरित्र के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सबूत की जरूरत है तो वह सबूत मैं तुझे देता हूँ।
आरव ने अपना फोन निकाला और मयंक को एक तस्वीर दिखाते हुए बोला, देख मेरी और नैना की सच्चाई। उस तस्वीर में नैना आरव को राखी बांध रही थी। आरव, पता है हम दोनों उस होटल में क्यों गए थे? क्योंकि हमें वहां शूटिंग करना था, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो यह देखो। मयंक तस्वीर देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उस तस्वीर में आरव और नैना, रजत और वहां के एम्प्लॉय थे, और यह वही होटल रूम था जिसमें मयंक ने नैना को देखा था। आरव, अगर तुझे अब भी कोई और सबूत चाहिए तो जाकर रजत अंकल से मिलने ना और पूछ लेना कि सच क्या है। अगर तुझे अब भी भरोसा नहीं है तो मुझे लगता है कि मेरी बहन को मर ही जाना चाहिए। अरे एक बार उसकी मासूमियत को देखकर उसके बारे में सब जानने की कोशिश करना। अरे वह बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह है, झूठ बोलना भी नहीं आता उसे, तो तूने सोच भी कैसे लिया कि वह तेरे साथ फरेब करेगी? अरे एक बार तुझे यह तो सोचना था कि वह तुझसे प्यार ना करती, इस रिश्ते को निभाना ना चाहती, तो क्यों तेरे छोड़ जाने के बाद भी हो तेरे नाम का सिंदूर लगाती? क्यों वह तेरे नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहनती? क्यों इतना सब कुछ होने के बाद भी वह तेरी जान को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डालती? तभी अंदर से डॉक्टर आए। आरव, नैना कैसी है? वह ठीक तो है ना? डॉक्टर का चेहरा उदास था, उसने इतना कहा, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया। आपकी वाइफ कोमा में जा चुकी है, हमने गोली निकाल दी है, पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और उन्होंने अभी कुछ महीनों में पहले ही जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब उन्होंने आपको खून दिया था। मिस्टर राय सिंघानिया, यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि जब कोई भी अपनी बॉडी से किसी को भी खून देता है तो उसके खान पान का काफी ख्याल रखना होता है, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा है। शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड है चुका है, बस आप इतना समझ ले कि इन्हें दुआ ही बचा सकती है, बाकी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब डॉक्टर यह बात बता रहे थे तब तक घर के सभी लोग वहां पर पहुंच चुके थे। आरव ने रजत जी से कहा, अंकल क्या आप बता सकते हैं? आप जो मैं पूछूंगा आपसे बिना किसी सवाल जवाब के। रजत जी, बेटा आप बाद में पूछ लेना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा बिना कोई सवाल जवाब किए, लेकिन पहले मुझे यह बताओ मेरी बच्ची कैसी है? आरव, अंकल प्लीज आप जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक कोई भी आपको नैना के बारे में नहीं बताएगा। रजत जी, क्या यह सब मेरी बच्ची की जान से बढ़कर है? रजत जी ने एकदम से परेशान होते हुए कहा। आरव ने भी रजत जी को तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ अंकल यह उसी के जान से रिलेटेड है। रजत जी, पूछो। आरव, हमारी लास्ट शूटिंग कहाँ हुई थी अंकल? रजत जी, MRS होटल। आरव, कौन कौन गया था उस होटल के रूम में? रजत जी, नैना, तुम और मैं और कुछ एम्प्लॉय भी गए थे उस रूम में। आरव, रूम के किस साइड में हो रही थी और उस वक्त सब कहाँ थे? रजत जी, विंडो साइड में, और सब वही थे, बस तुम दोनों स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे सामने सोफे पर बैठकर। लेकिन यह सब हो क्या रहा है? मेरी बच्ची कहाँ है? मयंक, डैड उसे गोली लगी है। राधा मान, क्या? राधा माँ जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी। नैना को गोली लगी है, यह सुनकर उनके कदम लड़खड़ा गए। माही ने उन्हें संभाला। मयंक वहां से चला गया, वो हॉस्पिटल में बस चले जा रहा था, उसे किसी का भी ख्याल नहीं था। मयंक बाहर आया और अपनी कार के पास खड़ा हो गया, उसके कानों में सारी आवाज और बातें गूंज रही थी। यह मत समझना कि मुझे मोहब्बत है तुमसे, और अगर मोहब्बत होगी भी तो सिर्फ तुम्हारे जिस्म से। कितनी कीमत है तुम्हारी? मैं कोई भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझते हैं मुझे। कितनी बार कहा है हमने आपसे कि वह हमारे भाई जैसे हैं। मेरी इस हालत की वजह तुम हो, सिर्फ तुम हो।
सिर्फ तुम। मिस्टर सिंघानिया, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो तब आपको आपकी वाइफ ने अपना खून दिया था। नैना का वॉच स्टोर रूम में गिड़गिड़ाना सब कुछ उसे याद आ रहा था। वह बारिश में यह सब कुछ सोचते हुए भीग रहा था। कुणाल, बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत जल्द तेज बारिश होने वाली है, आप चले अंदर। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? मयंक, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी, जबकि मैंने उसके साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया और वह सब कुछ चुपचाप सब कुछ सहती चली गई। तुम्हें पता है कुणाल, डॉक्टर ने क्या कहा कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब नैना ने मुझे खून दिया था। मैंने नैना पर हाथ उठा दिया, फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। मयंक में कुणाल के गले लग गया और रोते हुए कहा, वह बस जाएगी ना, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। वह इस रिश्ते में अगर नहीं रहना चाहती तो मैं उसे आज़ाद कर दूंगा और उसे से हमेशा के लिए, बस वह ठीक हो जाए। कुणाल, बॉस आप उन्हें आज़ाद करने का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अगर खुद भाभी चाहे तब भी नहीं। उनकी खुशी आपके साथ है, केवल आपके साथ। जो मुस्कुराहट उनके चेहरे की चली गई है उसे आप वापस लाएंगे। मयंक, मैं कुछ करूंगा, बस वह ठीक हो जाए। मैं हर वक्त उसे आरव को मारने की वार्निंग देता था, आज पता चला कि किसी को खो देने का डर क्या होता है। कुणाल, भाई अंदर चले। मयंक और कुणाल अंदर आए तो उन्होंने देखा कि आरव अभी भी उन्हें ही घूर रहा था। आरव ने मयंक का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। आरव ने मयंक को नैना को दिखाया, जिसे वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया था और ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। आरव यही चाहता था ना तू कि वह खामोश रहे, जिंदा लाश बन जाए तो देख वह खामोश हो गई। तू चाहता था ना कि वह किसी से ना मिले, ना बात करे, तो देख हो गई ना वो खामोश। मुझे मेरी बहन सही सलामत चाहिए और अगर उसे दोबारा टॉर्चर करने का प्लान है तो मुझे भी बता देना, मैं उसे पॉइजन का इंजेक्शन दे दूंगा। तुम उठोगी? आरव, तुम जैसे इंसान को मैंने कितनी इज्जत दी थी, लेकिन तुमने किया क्या? तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मेरी बहन मौत के मुंह में चली जाए, कम से कम अब तो उसे कुछ सहना नहीं पड़ेगा। मयंक, तुम्हें जो बोलना है वह बोलो, पर मेरी बीवी के बारे में बहुआ मत दो। आरव, तुम कब से दुआ में विश्वास करने लगे? सुना था तुम तो नास्तिक हो, मंदिर अगर जाते भी हो तो सिर्फ अपनी फैमिली सिक्योरिटी के लिए जाते हो या फिर केवल घूमने के लिए, दिखावा करने के लिए सबके सामने जाते हो। मेरी बहन तुम्हें बदलना चाहती थी, जिंदगी को जीने का तरीका बताना चाहती थी, पर तुमने तो उसे ही बदल डाला। तुम जीत गए मयंक राय सिंघानिया और वो हार गई। वैसे उसके बर्थडे वाले दिन भी तुम इतना अच्छा थप्पड़ वाला गिफ्ट दोगे पता नहीं था, कम से कम आज के दिन तो बख्श देता तू नैना को, लेकिन नहीं। मयंक, आज उसका जन्मदिन है, क्या मुझे नहीं पता था आज उसका जन्मदिन है? वरना मैं सब कुछ भी नहीं करता, मुझे तो क्या घर में भी किसी को नहीं पता कि आज उसका जन्मदिन है? आरव, क्यों उसने बताया नहीं था? क्या बताते भी कैसे? तुमने कभी उसे वक्त ही नहीं दिया होगा खुद के बारे में कुछ बताने का। मैं चाहता हूँ कि तुम मंदिर जाओ, पर दिखावा करने के लिए नहीं, अपनी पत्नी की सलामती के लिए। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है लोगों को दर्द से आज़ाद करना, पर अफसोस मेरी बहन को मेरी वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ा। और हाँ, इसे रिक्वेस्ट समझो या वार्निंग समझो, मुझे मेरी बहन चाहिए तो मतलब चाहिए। आरव यह बोल वहां से चला गया। कुणाल, बॉस आज भाभी का बर्थडे है और उन्होंने किसी को नहीं बताया, जबकि उन्हें सबके स्पेशल डेज पता होते हैं। तभी राधा माँ रोते हुए वहां पर आई। राधा माँ, मयंक क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हर वक्त उसके लिए, हम सब के लिए इतनी सिक्योरिटी रहती है, आज कहाँ गई थी तेरी सिक्योरिटी? हाँ बोले आप। क्यों आप अकेले बिना किसी सिक्योरिटी के नैना को घर से बाहर लेकर गए? खामोश क्यों है?
आप जवाब दीजिए, कुछ पूछ रही हूँ आपसे। राधा माँ यह सब बोलते हुए वही घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। मयंक ने राधा माँ को उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उन्होंने हाथ झटक दिया और मयंक से गुस्से में बोली, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, समझ आई बात तुम्हें? वो माही के पास गया तो उसने भी मुंह फेर लिया और बोली, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाभी के साथ? मुझे भी मेरी भाभी सही सलामत वापस चाहिए। रजत जी भी गुस्से में वहां से चले गए। आज मयंक परिवार के होते भी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। मयंक मंदिर गया और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, माना कि मैं आप पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अंदर जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है वह आपको बहुत मानती है। मुझे वह सलामत चाहिए माँ, आपसे कोई भी मेरे साथ में नहीं है आज और मैं अकेला हो गया हूँ बहुत ज्यादा। मुझे मेरी नैना वापस चाहिए जैसे वह पहले थी। इस बार कुछ ऐसा मत करिएगा कि मैं आप पर भरोसा करने से पहले ही मेरा भरोसा आप पर से ही उठ जाए। मयंक यह सब बोलते हुए वहीं मंदिर में बनी माता रानी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह संभल गया तो उठकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मयंक ने हॉस्पिटल में जाकर देखा तो 2-3 नर्स इधर से उधर भाग रही थी, मानो वहां पर अफरा तफरी मच गई हो एकदम से। डॉक्टर दौड़ते हुए नैना के पास जा रहे थे। मयंक ने एक डॉक्टर को रोकते हुए पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर, आप ऐसे कैसे भाग रहे हैं? कुछ बात हुई है क्या, बताइए। डॉक्टर, मिस्टर राय सिंघानिया आपकी वाइफ इस समय काफी सीरियस है, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। डॉक्टर मयंक से यह सब बोलकर अंदर चले गए। मयंक ने डॉक्टर की बातें सुनकर दरवाजे पर बने होल से उसे देखा कि नैना लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वह बहुत दर्द से छटपटा रही थी। यह सब देखकर मयंक की आंखों में जो आंसू थे वह उसने किसी तरह से रोके हुए थे, वह यह सब देखकर उसकी आंखों से बहने लगे। 15 डेज के बाद मयंक अपने रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। उसने पास में रखा चाय का कप जैसे मुंह से लगाया तो देखा कि चाय ठंडी हो चुकी थी। मयंक, सर्वेट, सर्वेट। मारिया, यस सर। मर्थक, ये चाय। मारिया, सॉरी सर, वह आपके लिए मैम चाय बनाती थी तो हमारी आदत, सॉरी सर, मैं दोबारा ले आती हूँ। मयंक ने जैसे ही नैना का नाम सुना तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल आ गई। मयंक, क्या बोल रही थी तुम, बताओ दोबारा जरा। मारिया, यही की सर की में दूसरी। मयंक, नहीं चाय के बारे में नहीं, तुम कुछ नैना के बारे में बोल रही थी, पूरी बात बताओ जरा। मारिया, सर वो नैना मैम ही आपके लिए हमेशा से चाय बनाती थी, आपको उन्हीं के हाथों की बनी चाय पीना पसंद था तो इसलिए आज हमने डरते डरते आपके लिए चाय बनाई है सर। मारिया यह सब बोलकर वहां से चाय लेकर जाने लगी तो मयंक ने उससे दोबारा पूछा, एक बात बताओ नैना की चाय कभी ठंडी क्यों नहीं होती थी? मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं चाय जितने भी देर में ही पीता था वह गर्म क्यों रहती थी? कोई जादू है क्या? मारिया ने मुस्कुराकर कहा, नो सर, आप काम में इतना ज्यादा बिजी रहते थे तो आपको दी हुई चाय कब ठंडी हो जाए आपको कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन मैम आपकी चाय को बदला करती थी। कई बार तो आप इतने बिजी रहते थे कि मैम को वही चाय 10 बार बदलनी पड़ती थी। मारिया यह सब बोलकर वहां से चली गई। आज मारिया की आंखों में भी आंसू थे नैना के बारे में सोचकर। मयंक जैसे ही सबके साथ नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास गया तो राधा माँ, रजत पापा, माही, दादी एंड दादा जी भी वहां से उठकर जाने लगी। मयंक जब यह सब देखता है तो बोलता है, आप लोग मत जाइए यहाँ से, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ग्लोबल हॉस्पिटल। डॉक्टर, मिस्टर सिंघानिया, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पर हमें नहीं लगता है कि अब हम कुछ भी कर पाएंगे आपकी वाइफ के केस में।
आप चाहे तो उनसे आखिरी बार मिल सकते हैं। मयंक डॉक्टर के केबिन में से निकलकर नैना के पास गया और उसके बिस्तर के पास कुर्सी लगाकर बैठ गया। इस वक्त उस रूम में केवल नैना और मयंक थे। मयंक ने नैना के चेहरे को देखा, जिसका एक तरफ का गाल उस धप्पड़ की वजह से सूज गया था। उसके हाथ पर जलने के निशान थे, उसकी कलाई पर भी जख्म के निशान थे, क्योंकि मयंक उसके हाथों को इतनी बेरहमी से पकड़ता था कि उसके हाथ पर जख्म के निशान हो जाते थे। मयंक ने नैना की उंगली को देखा, जिस पर झक्कम बना हुआ था। उसकी उंगली में मयंक के नाम की अंगूठी थी। अंगूठी बहुत ही ज्यादा टाइट थी, फिर भी नैना ने मयंक के डर से उस अंगूठी को निकाला नहीं था। मयंक ने नैना के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, नैना, तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं तुमसे आखिरी बार मिल लूं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, ये मेरा ऑर्डर है। मैंने तुम्हें कभी भी खुद से मनमानी नहीं करने दी, तो तुमने सोच भी कैसे लिया ये सब कि मैं आज भी तुम्हें मनमानी करने दे सकता हूँ? तुम उठोगी और जरूर उठोगी। तुम उठोगी ना? क्यों? तुम हर बार मेरी केयर करती थी। अब मुझे तुम्हारी केयर की आदत हो गई है। अब चलो तुम जल्दी से उठ जाओ। मैं तुम्हें इतना ज्यादा भी नहीं डराता था जितना तुम मुझे डरा रही हो। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है नैना, सब मुझसे रूठ गए हैं। नैना, कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। मयंक ये सब बोलते हुए वही बैठा बैठा रोने लगा था। उसके आंखों की बूंदें जैसे ही नैना के हाथ पर गिरी तो नैना ने अपने हाथ की धीरे से अपनी उंगली हिलाई। अचानक से नैना ने एक लंबी सांस ली और उसे हिचकी आ गई। मयंक ने जैसे ही नैना को होश में आता हुआ देखा तो उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वहां पर आकर नैना को चेक किया तो मयंक को बाहर जाने को कहा। कुछ देर बाद, डॉक्टर, इट्स मिरेकल मयंक राय सिंघानिया, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली है, वरना हमने तो मिसेस सिंघानिया की ठीक होने की आशा ही छोड़ दी थी। मयंक ने डॉक्टर के मन से जब ये सुना कि नैना को होश आ गया है, वो इतना ज्यादा खुश हो गया है कि उसने जल्दी जल्दी में डॉक्टर को ही गले लगा लिया। मयंक, मैं मिल सकता हूँ मिसेस सिंघानिया से? डॉक्टर, जी हाँ, आप मिल सकते हैं मिस्टर सिंघानिया अपनी वाइफ से। मयंक ने जब ये सुना तो डॉक्टर के मुंह से तो वो जल्दी से अंदर चला गया। खुशी से मयंक की सांसें तेज तेज चल रही थी। नैना ने अपनी आंखों को धीरे से खोला और अपने एक हाथ से साइड रखे पानी के गिलास को ढूंढने लगी। मयंक, क्या तुम्हें पानी पीना है? नैना ने जब मयंक से सुना तो उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मयंक ने उसे सहारा देकर बिठाया और ऑक्सीजन मास्क को निकालकर पानी पिलाया। मयंक, कुछ खाना है तुम्हें? नैना ने मयंक की बात सुनकर न में अपना सिर हिला दिया। मयंक ने नैना की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर ठीक से बेड पर लिटा दिया। नैना ने अपने कांपते हाथों को उठाया और मयंक के माथे पर रखकर तबीयत चेक करने लगी। नैना ने जब यह देखा कि मयंक बिल्कुल ठीक है तो वह मन ही मन सोच रही थी कि मयंक की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, उसने कभी भी मेरा ख्याल तो नहीं रखा। अचानक से नैना का शरीर डर से कांपने लगा, मानो जैसे वह मयंक से डर रही हो। मयंक ने जब नैना को डरते हुए देखा तो बोला, नैना तुम डरो मत, इट्स ओवर नाउ। जब तक मयंक अपनी बात पूरी कर पाता तब तक वह देखता है कि नैना बेहोश हो चुकी है। डॉक्टर, मिस्टर सिंघानिया, डरने की कोई बात नहीं है, बस इनका थोड़ा बीपी लो हो गया है, डोंट वरी। लेकिन मयंक था जो अभी भी बेचैन था कि क्या वो नैना के अंदर से अपने लिए इस डर को खत्म कर पाएगा। आप सबको क्या लगता है, क्या खत्म कर पाएगा मयंक नैना के अंदर से इस डर को? डॉक्टर, मिस्टर सिंघानिया होश तो आ गया है पर इनकी हालत पहले जैसी नहीं है। आपको इनकी बहुत ज्यादा केयर करनी होगी। इनके पास हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। आप इन्हें अकेले नहीं छोड़ है सकते बिल्कुल भी। मयंक, ओके डॉक्टर, मैं सब चीजों का ध्यान रखूंगा।
एंड थैंक्स उसे बचाने के लिए। डॉक्टर, मिस्टर सिंघानिया, यह तो हमारा फर्ज है, तो इसमें थैंक्स की तो कोई बात ही नहीं है। और कुछ बात और भी है जिसका आपको ध्यान रखना होगा, जैसे इन्हें ठंड न लगने पाए और जंक फूड अवॉइड करना होगा। और हाँ, जितना हो सके इतना ज्यादा इन्हें खुश रखे। एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। ज्यादा सोचने ना दे इन्हें। ऐसी और भी कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। मुझे ऐसा लगता है उस घटना का उनके माइंड पर उस बात का बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा है। ऐसा लगता है कि इनके अंदर की जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। एनीवे, इनकी दवा में नींद की दवा भी है, जिससे से ज्यादा समय सोई रहेंगी और ज्यादा सोचेंगे भी नहीं। कुछ देर बाद कुणाल गाड़ी चला रहा था और बीच में नैना और मयंक बैठे हुए थे। नैन एक तरफ सिमट कर बच्चों की तरह सो रही थी और मयंक जाते वक्त बस उसे ही निहारे जा रहा था। थोड़ी देर में तीनों घर पहुंच गए थे। घर में सबको पहले से ही कुणाल ने उनके आने के बारे में बता दिया था। आज एमआर मेंशन को बहुत अच्छे से सजाया गया था। नैना ने धीरे से अपनी पलकों को खोला तो देखा कि वह घर आ चुकी है। नैना ने धीरे से गाड़ी का दरवाजे को खोला और नीचे उतरने लगी, तभी उसके पैर लड़खड़ा गए तो मयंक ने उसे संभाल लिया। मयंक, इतनी जल्दी है अंदर जाने की? मैं आ रहा था ना, अभी गिर गई होती तो। मयंक में यह सब बोलते हुए नैना को अपनी गोद में उठा लिया था। नैना ने जब चारों ओर देखा तो सब उनकी ओर ही देख रहे थे। नैना थोड़ी शर्मा भी रही थी और उसे अजीब ही लग रहा था ऐसे मयंक की बाहों में रहना, वो भी सबके सामने। नैना ने जैसे ही मयंक की आंखों में देखा तो वह फिर से सहम गई। मयंक उसके शरीर में कंपन को महसूस कर सकता था। वह दोनों अंदर आ गए। दादी माँ ने उन दोनों की आरती उतारकर चंदन लगाया और उन दोनों के ऊपर फूल फेंकते हुए बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बच्ची ठीक हो गई है। तुम दोनों की जोड़ी भगवान सदा ऐसे ही बनाए रखे। मयंक आरती होने के बाद नैना को लेकर अंदर आया। आज वही सही मायने में नैना ने मयंक के साथ में गृह प्रवेश किया था। मयंक नैना को रूम में लेकर गया और बिस्तर पर लेटा दिया। आज सब नैना के रूम में ही थे। थोड़ी देर नैना के पास बैठने के बाद सब चले गए तो नैना बिस्तर पर से उतरने लगी। मयंक ने जब नैना को बिस्तर पर से उठते हुए देखा तो बोला, कहाँ जा रही हो, कुछ चाहिए क्या? नैना, नहीं, वो बालकनी में जा रही थी। मयंक ने जब यह सुना तो बोला, तुम अब से यहीं रहोगी, बालकनी में जाने की जरूरत नहीं है। मयंक ने यह सब बोलकर उसे वापस से बिस्तर पर लेटा दिया। नैना, अब आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है, सब गए। कोई नहीं है यहाँ पर, आपको कोई नहीं देखा यहाँ पर। मयंक उसकी इस बात पर थोड़ा उदास हो गया। वो सोच रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहा है सबको दिखाने के लिए कर रहा है। नैना यह सोच रही है उसके बारे में, और वो सोचती भी क्यों न, अब तक मयंक ने दिखावे के सिवा किया ही क्या था। मार्शक, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, तुम यहीं रहोगी और लो यह दवा खा लो, उसके बाद आराम करो। सायंक ने नैना को पहले दबा दी और फिर उसे पानी पिलाया। नैना हैरान थी, वह बार बार अपनी गर्दन उचका कर यह देखने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मयंक के सिर पर कहीं चोट तो नहीं आ गई है जो वह इस तरह की हरकतें कर रहा है। मयंक जैसे ही नैना को लिटाने के लिए आगे बढ़ा तो नैना ने अपना हाथ आगे कर उसे वहीं रोक दिया जहां वह खड़ा था। मयंक भी तुरंत वहीं रुक गया और अपने दोनों हाथ आपस में बांध कर खड़ा हो गया। नैना लेटने की कोशिश कर रही थी पर उसका शरीर अभी भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। मयंक ने जैसे ही उसकी मदद के लिए अपने हाथों को बाढ़ आया तो नैना ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छिपा लिया। नैना, नहीं मयंक जी। नैना को लगा कि मयंक उस पर हाथ उठाने जा रहा है, इसलिए वह और भी ज्यादा डर गई। मयंक, रिलैक्स नैना, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें,
मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। लेकिन नैना का शरीर अभी भी डर से कांप रहा था। मयंक ने जैसे ही आगे बढ़कर नैना के कंधे को छुआ तो देखा तो नैना एकदम से उसके सीने पर लुढ़क गई। मयंक ने नैना के चेहरे को देखा तो सो चुकी थी। नींद की गोलियों की वजह से मयंक ने नैना को ठीक से सुला दिया और कमरे से बाहर आ गया। कुणाल, बॉस ये भाभी माँ की दवाई। मयंक ने दवा लेते हुए कहा, गजब, मतलब कि तुम बचपन से मेरे साथ रहते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे भाई कहा करो, लेकिन तुमने मुझे कभी जल्दी से भाई कहा ही नहीं। और आज एकदम से नैना को भाभी ही नहीं भाभी माँ कहने लगे हो, मतलब कि हम कुछ नहीं लगते हैं तुम्हारे, जो तुमने नैना को भाभी माँ और मुझे पहुँच कर रहे हो। कुणाल, सॉरी बॉस। मयंक ने फिर से उसे घूर कर देखा तो कुणाल ने जल्दी से कहा, मतलब कि भाई अब भाभी माँ है ही ऐसी कि उन्हें मैम कहने का दिल ही नहीं करता है। कुणाल, जी बॉस, वह मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मयंक, अच्छा जी, और मैं कैसा हूँ खुनकर शेर। मयंक, ओके, जो काम मैंने तुम्हें बोला था करने के लिए वह हुआ या नहीं। कुणाल, भाई आप सच में, मेरा मतलब है कि आप ना जाने कितने सालों से उस जगह पर जाते हैं, वहां जाकर आप पियानो बजाते हैं, और यह बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप पियानो बजाते हैं तो अपने पुराने वक्त को याद करते हैं, तो फिर आप उस जगह पर चेंज क्यों कराना चाहते हैं। मयंक, हाँ, पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता मैं, बल्कि नई यादें बनाना चाहता हूँ अपनी नैना के साथ। तुम एक काम करो, उस जगह को इंडोर गार्डन का लुक दे दो, और यह बात याद रखना कि वहाँ की हर चीज कलरफुल होनी चाहिए। दीवारों पर से ब्लैक कलर की पेंटिंग हटवा कर उसे भी कलरफुल कर दो। कुणाल, जी भाई, हो जाएगा, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नैना सोई हुई थी कि उसे वह सारी चीजें, टॉर्चर और सब कुछ, अमन का खून से लथपथ शरीर, मयंक की गुस्से भरी आंखें, रमन और रंजीत की बातें, रमन की बदतमीजी, सब कुछ याद आने लगी। वह यह सब सोच ही रही थी कि नींद में जोर जोर से रोने भी लगी। मयंक नैना की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि नैना बेड से नीचे गिर गई थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। वह नींद में रोते हुए बड़बड़ा रही थी, हमें छोड़ दे, जाने दे हमें। मयंक ने जल्दी से आकर नैना को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटाया और उसके माथे को चलाने लगा जिससे वह शांत हो जाए। नैना ने नींद में ही मयंक का हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसके शरीर की कंपन को और डर को मयंक महसूस कर पा रहा था। मयंक नैना को शांत करने के लिए बोलता है, नैना कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना साथ तुम्हारे। मयंक नैना के इस डर को मिटाना चाहता था। मयंक, इसे मुझसे डरने के सिवा और कुछ नहीं आता है क्या? इतना ज्यादा डरावना हूँ क्या मैं? सुबह का वक्त। मयंक उठा तो देखा नैना बिस्तर पर नहीं थी। मयंक, नैना, नैना। मयंक ने बाथरूम से शावर की आवाज को सुना तो बाथरूम के पास जाकर दरवाजे को खटखटाने लगा। मयंक, नैना, नैना, क्या तुम अंदर हो? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। मयंक ने किसी तरह से दरवाजा खोला और अंदर गया। मयंक जब बाथरूम के अंदर गया तो उसने देखा कि नैना नीचे बैठी हुई कांप रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे। वह बाथरूम के एक कोने में सिमटकर बैठी थी। मयंक, नैना तुम यहाँ कैसे आई और यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? मयंक ने जल्दी से शावर को बंद किया और नैना को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर बिठा दिया। मयंक, क्या जरूरत थी तुम्हें बाथरूम में जाने की? लेकिन नैना तो बस शून्य में ही देख रही थी उसे, पर मयंक की कोई भी आवाज का असर नहीं हो रहा था। मयंक ने उसे झंझोर कहा, नैना मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुमसे जवाब दो, और यह क्या हालत बनाकर रखी है? नैना के पेट में लगी पट्टी और हाथों में लगा प्लास्टर पूरी तरह से भीग चुका था।
मयंक जल्दी से तौलिया लेकर आया और नैना के बालों को रगड़कर पूछने लगा। मयंक जब नैना के बालों को पूछ रहा था तो नैना अचानक से लंबी लंबी सांसें लेने लगी और उसका शरीर दर्द से तड़पने लगा और वो छटपटाने लगी। मयंक ने जब नैना को ऐसे देखा तो उसने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। कुछ देर बाद, डॉक्टर, मिस्टर सिंघानिया, हमने आपसे कहा था कि इन्हें ठंड ना लग पाए, लेकिन शरीर के भीगने की वजह से इन्हें ठंड लग रही है और तबीयत भी इसी वजह से खराब हुई है। इनको सांस लेने में दिक्कत की वजह से मैंने इन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा दिया है, लेकिन आप मेक श्योर कि आप इनका ख्याल ठीक से रखें। मयंक शांत था। कुणाल ने मयंक को शांत देखा तो डॉक्टर से बात करने के बाद उन्हें बाहर छोड़ने के लिए चला गया। मयंक, क्यों किया मैंने तुम्हारे साथ ऐसा? तुम सब कुछ सहते हुए चली गई। बहुत गलत किया है ना मैंने तुम्हारे साथ। मैंने ही तुम्हारी खुशी छीनी है और अब मैं ही तुम्हें हंसना सिखाऊंगा, क्योंकि तुम खुद को तकलीफ दे रही हो। गुनहगार तो मैं हूं ना, तो मुझे सजा दो, इस तरह खुद को नहीं। नैना उसी तरह बेहोश सी बैंड पर सोई हुई थी। कुछ देर बाद मयंक अपने शर्ट की बाजू को फोल्ड करते हुए किचन की तरह आवाज देते हुए कहा, नैना मेरी कॉफी। दादू, नैना बेटा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, आपको पता है कहाँ रखा है? दादी, नैना बेटा मेरी चाय कहाँ है? नैना। रजत जी, नैना बेटा मेरी फाइल नहीं मिल रही है। राधा माँ, नैना बेटा मेरी चाय। माही, भाभी आपको पता है क्या मेरी बुक? सब यह कहते हुए रुक गए और मारिया हैरान परेशान सी खड़ी थी। अचानक से सब उदास हो गए। राधा माँ, 16 दिन हो गए हैं, हम सब रोज की तरह किचन में पहुंच जाते हैं और मिलती है हमें मारिया। दादी माँ, उदास मत हो बहू, वो जल्दी ही ठीक हो करके किचन में आएगी और हम सबकी फरमाइश पूरी करेगी। माही, चलिए सब कुछ ठीक है, माना हमें किसी की भी आदत लग सकती है, पर यहाँ कोई और भी है जो कुछ दिन पहले ही कहते थे कि मुझे किसी की आदत नहीं लग सकती, वह भी दीवानगी में किचन तक चले आए। सबका इशारा मयंक की तरफ था। मयंक कुछ आगे कहता कि तभी सब मुंह फेर कर चले गए। अगला दिन नैना अपने रूम में सोई हुई थी और उसके पास राधा माँ बैठी हुई उसे ही देख रही थी। राधा माँ, बेटा आई एम सॉरी, हम सबको खुश रखते रखते आप अपनी खुशी भूल जाएगी, यह सब नहीं पता था हमें। आई एम सॉरी। राधा माँ की आंखों में इस वक्त आंसू थे। माही ने अंदर आते हुए कहा, माँ आप चले और आराम करें, भाभी अगर आपको यह उदास चेहरा देखेगी तो परेशान हो जाएगी। राधा माँ जाने लगी तो तभी नैना ने उनके हाथों को पकड़ लिया और धीरे से पलकों को खोलकर कहा, माँ। राधा माँ, अरे बेटा आपने ऑक्सीजन मास्क क्यों निकाला, लगाइए इसे। नैना ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी अबाउट मी। आप उनसे नाराज है क्या? राधा माँ, अब उन्होंने काम ही ऐसा किया था कि नाराज होना पड़ा, क्या जरूरत थी उन्हें बिना सिक्योरिटी के आपको बाहर लेकर जाने की? एंड आई एम सॉरी, हम भी कुछ नहीं कर पाए। सती सावित्री वाले सतयुग तो कब के चले गए, लेकिन पहली बार किसी पत्नी का ऐसा पतिव्रता धर्म देखा है कि पति की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाले, वरना कई पत्नियां तो बस। नैना, हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और रही बात सॉरी की तो आप सबको सॉरी मुझे नहीं उन्हें बोलना चाहिए। उनके लिए उनका सब कुछ आप सब हैं, उनकी फैमिली है। जिस वक्त उन्हें आप सबके सपोर्ट की जरूरत थी आप सब नहीं थे, लेकिन जब इस फैमिली के किसी भी मेंबर को उनकी जरूरत होती है ना तो वह साथ होते हैं। माँ, उन्होंने अपने अतीत में बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ खोया है, और अब उनके पास जो कुछ भी है वह आप सब है। सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी उन्हें उस पुराने वक्त को याद करके। उनके जीने की वजह उनकी फैमिली है, उनके लिए तो नहीं, कम से कम मेरे लिए उनसे मत रूठिए।
राधा माँ, लेकिन उन्होंने भी तो गलती की है, उन्हें आपको बिना सिक्योरिटी के नहीं लेकर जाना था। नैना, माँ, अगर बात बिना सिक्योरिटी के बाहर जाने की है तो मैं बता दूं कि मैंने ही उनसे बाहर अकेले जाने की जिद की थी। राधा माँ, आप बच्ची है, अभी आप जिद कर रही थी तो चलता है, लेकिन उन्हें आपकी बात नहीं मानी थी। नैना ने हंसकर कहा, माँ, आपके सामने पापा की कभी चली है क्या? इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है तो उनके बदले में मुझे डांट लीजिए। एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई है ना। राधा माँ, लो मैं हार गई और आप जीत गई, अपने बच्चों से कौन परेशान होता है। हाँ, अपना ध्यान रखिए। माही, जो तब से उनकी बातें सुन रही थी, उसने कहा, हो गई आप दोनों की इमोशनल की बातें। नैना, हाँ, आप बताइए, आप तो अपने भैया से बहुत प्यार करती हैं ना, तो चाहे पूरी दुनिया रूठ जाए आप नहीं रूठ सकती है ना। माही ने उदास होकर कहा, मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा प्यार भाई से करती हूँ और किसी से भी नहीं, बट आई फील आई एम रॉन्ग। आई लव यू सो मच भाभी। तो मैं भी भाई से गुस्सा हो गई। मैं बहुत डर गई थी भाभी आपको खोने के ख्याल से। माही यह सब बोलते वक्त रो दी थी। नैना, अरे अरे, यह क्या कर रही हैं आप? रोइए मत माही, आप तो अपने भैया की जान है ना, फिर आप कैसे गुस्सा हो सकती हैं? गलत बात ना। माही, सॉरी भाभी। नैना, सॉरी हमें नहीं, अपने भैया कहिए। उन तीनों के अलावा कोई और भी था जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, और वो थे दरवाजे पर खड़े दोनों मयंक और कुणाल। मयंक दरवाजे के पास हक्का बक्का खड़ा था। मयंक, कुणाल कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मैंने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, यहाँ तक कि हाथ भी उठा दिया। उसने मेरी जान ही केवल नहीं बचाई, बल्कि मेरी गलतियों पर पर्दा डाल रही है कि सब मुझे नहीं उसे गलत समझे। कुणाल, भाई, अब तो आपको समझ जाना चाहिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मयंक, मेरे पास केवल पछताने के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। आज मयंक और कुणाल दोनों की ही आंखों में आंसू थे। कुछ देर बात करने के बाद राधा माँ और माही भी वहां से चले गए। रात का वक्त। मयंक सोफे पर सो रहा था। मयंक की नींद अचानक से खुली तो उसने देखा कि नैना बिस्तर पर नहीं थी। मयंक ने देखा कि नैना बाथरूम से निकल रही थी। नैना दरवाजे को पकड़कर खड़ी थी। कमजोरी की वजह से उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। उसे खड़े होने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसने एक बार और कोशिश की अपने कदम बढ़ाने के लिए, पर वह लड़खड़ा कर नीचे गिरने ही वाली थी कि मयंक ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। मयंक, पागल हो गई हो क्या? अकेले क्या जरूरत थी? तुम्हें अकेले वॉशरूम में जाने की तुम्हें जरूरत क्या थी? अभी कुछ हो जाता तो मुझे बुला लिया होता। नैना दर्द से तड़प उठी थी। मयंक ने उसे संभालकर अपनी गोद में उठाया और बिस्तर पर बैठा दिया। मयंक ने जैसे ही नैना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो नैना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मयंक, नैना, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक कि तुम मेरे पास खुद से नहीं आओगी। नैना ने कुछ भी नहीं कहा। मयंक वापस जाकर सो गया। नैना बार बार लिखने की कोशिश कर रही थी, पर उसे बहुत ज्यादा तावलीफ हो रही थी। किसी तरह से वो लेटी और सो गई। सुबह का वक्त। मयंक एक बार भी नैना के पास नहीं गया था। 2 दिन बीत गए। मयंक ने नैना की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह गुस्सा नैना से नहीं था, खुद से था कि वह कभी किसी का ख्याल ही नहीं रख सकता है। मयंक का ऑफिस। मयंक ऑफिस में कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे एक कॉल आया। मयंक ने कॉल रिसीव किया तो उधर से माही की घबराई हुई आवाज आई, भैया भैया जल्दी से घर आ जाइए, भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मयंक ने जब यह सब सुना तो तुरंत ही ऑफिस से निकल गया। कुणाल, क्या हुआ भाई? मयंक, कुणाल, नैना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है।
मयंक और कुणाल तुरंत ही दोनों घर के लिए निकल गए। नैना, आपको उन्हें इस तरह नहीं बुलाना था, वह इतनी जल्दी नहीं। नैना कहते कहते अचानक से रुक गई। मर्थक और कुणाल हाफते हुए दरवाजे पर खड़े थे। माही, सरप्राइज! सभी अचानक से बोलने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मयंक ने देखा कि मैं नैना बिस्तर पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। दोनों ने जब नैना को ठीक देखा तो उनके जान में जान आई। रूम को बहुत अच्छे से सजाया गया था। मयंक में गुस्सा होकर कहा, ऐसे कोई बुलाता है क्या? पता है हम दोनों कितना ज्यादा डर गए थे। माही भी इस तरह मयंक के कहने से डर गई थी और नैना का भी हाल बुरा हो गया था। फिर अचानक से मयंक ने हंसते हुए कहा, थैंक्स एवरीबॉडी, इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। उसकी इस बात पर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। दादी, मुझे लगा कि तुम गुस्सा हो गया है, वरना मेरी नैना की सारी मेहनत खराब हो जाती। बेचारी ने बिस्तर पर बैठे बैठे ही सारी तैयारी की है। मयंक ने जब दादी से यह सुना तो नैना की ओर देखा। नैना दूसरी ओर देखने लगी। मयंक ने केक काटा और सबको खिलाया और बड़ों के पैर छुए। नैना बिस्तर पर बैठी सबके चेहरे की स्माइल को गौर से देख रही थी। सब बहुत खुश थे और हैरानी की बात थी कि मयंक भी आज बहुत ज्यादा खुश था। सब नैना के पास आकर खड़े हो गए और एक दूसरा केक लाकर रख दिया। नैना केक को देखकर बहुत सादा हैरान थी। वो केक मयंक ने नैना के लिए मंगवाया था। मयंक, तुम्हारा बर्थडे था, तुमने बताया नहीं था तो सोचा तुम्हारे लिए भी एक बर्थडे केक ले आऊं। माही, भैया पर आप तो अभी अभी आए हैं ना। मयंक यहाँ आया तो देखा कि आप सब ने हमारे लिए सरप्राइज रखा है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, क्यों कुणाल? कुणाल, अजी भाई। नैना हैरानी से मयंक के चेहरे की ओर देख रही थी कि उसकी आंखों में आंसू थे। मयंक ने नैना की तरफ देखा तो नैना की आंखों में रुके हुए आंसू बहने लगे। नैना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। नैना ने भी केक कट किया और सबको खिलाया, बड़ों का आशीर्वाद भी लिया। माही, भाभी, आपने भैया को केक ही नहीं खिलाया। राधा मांग, हाँ बेटा, आप गुस्सा हो क्या इनसे? नैना, नहीं माँ। रजत पापा, तो खिलाइए। नैना की हिम्मत नहीं हो रही थी। नैना ने अपने कांपते हाथों से मयंक की तरफ बढ़ा दिया। मयंक ने भी केक खा लिया। कुणाल अकेले खड़ा था। नैना, कुणाल जी, आप वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए। कुणाल उसके पास गया। नैना ने कुणाल को केक खिलाया। कुणाल ने भी नैना को थोड़ा सा केक खिलाया। कुणाल के आंखें भर आई थी। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी भाभी। नैना, क्यों? कुणाल, आप जानती हैं क्यों? नैना, छोड़िए, ज्यादा नहीं सोचते। सब जब चले गए तो कमरे में केवल मयंक और नैना थे। मयंक, क्या जरूरत थी तुम्हें यह सब करने की? तुम्हें आराम करना चाहिए था। नैना, बस सबके चेहरे पर स्माइल देखनी थी। नैना यह बोलकर खड़ी होने लगी तो मयंक उसे सहारा देने लगा। नैना, आपने कहा था कि आप मेरे पास नहीं आएंगे। मयंक, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर तो यह महज एक लफ्ज थे। मैं तुमसे दूर कहीं नहीं जाने वाला। नैना, बस करें, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या यह भी कोई साजिश है? क्या और कोई भी तकलीफ देनी है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतने प्यार से तो कभी बात नहीं करते थे, तो फिर अब क्यों? बहुत दिनों से जानना चाहती हूँ कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। मैं तो एक कैरेक्टर लेस लड़की हूँ ना, फिर क्यों? यह सारे सवाल नैना के गले तक आते आते रुक गए जब उसने मयंक की आंखों में देखा। उसे अभी भी मयंक की आंखों में खुद के लिए नफरत दिख रही थी। नैना की आंखों से एकदम से आंसू निकल पड़े।
मयंक, अरे यार फिर से रोना, तुम्हें रोने के सिवा और कुछ नहीं आता है क्या? मयंक ने जैसे नैना की ओर अपना हाथ बढ़ाया उसकी हेल्प करने के लिए, तो नैना फिर से 2 कदम पीछे हो गई। मयंक, क्या हो गया? मयंक यह सब कहते हुए रुक गया जब उसने नैना की पेट की ओर देखा तो नैना अपना पेट को पकड़कर खड़ी थी, उसके पेट से खून रिसकर उसके कपड़ों और हाथों को भिगो रहा था। मर्थक, नैना क्या हुआ तुम्हें? नैना ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पेट को कसकर पकड़कर नीचे बैठ गई। मयंक ने तुरंत फोन पर नंबर डायल किया। मयंक, हेलो कुणाल, तुरंत नीचे कार तैयार करो। मयंक ने उधर की आवाज सुने बगैर फोन काट दिया। मयंक जैसे ही नैना को अपनी बाहों में उठाने के लिए बढ़ा तो नैना उससे दूर होने लगी। नैना, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आपने कहा था ना कि आप हमसे दूर। मयंक ने उसे जबरदस्ती उठाते हुए उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। देख रहा हूँ कितने अच्छे से ख्याल रख रही हो अपना। मयंक के नैना के चेहरे की ओर देखा तो नैना का चेहरा एक तरफ लटका हुआ था। मयंक, नैना नैना होश में आओ, आंखें खोलो नैना नैना, तुम हिम्मत नहीं हारोगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। मरपक नैना को जल्दी से अस्पताल लाया। मयंक नैना को अपनी बाहों में उठाकर दौड़ रहा था और नैना की साड़ी फर्श को बुहार रही थी। नैना का एक हाथ लटका हुआ था जो कि खून से भीगा हुआ था। नैना के सारे बाल भी नीचे की तरफ लटक रहे थे। अस्पताल में मौजूद सभी की नजरें उन दोनों पर रुक गई। कुछ देर बाद डॉक्टर नैना के रूम से जैसे ही निकले मयंक ने उन पर अपने सवालों की झड़ी लगा दी। मयंक, डॉक्टर कैसी है वह, अब मैं मिल सकता हूँ उससे? डॉक्टर, मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ पेट के बल पर शायद गिर गई थी, वह भी आज नहीं, शायद 2 या 3 दिन पहले, और जख्म ताज़ा होने की वजह से खून बहने लगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने इतना दर्द सह कैसे होगा। उन्हें प्लीज झुकने या फिर ज्यादा टाइम तक बैठने और खड़े तो बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा, वरना वे दोबारा कोमा में जा सकती है। मयंक, ओके डॉक्टर, मैं ख्याल रखूंगा। डॉक्टर के जाते ही मयंक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। मर्थक ने दांत पीसते हुए कहा, नैना, छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुम्हें, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो। शाम का वक्त मयंक रूम में आ रहा था, तभी मयंक ने देखा कि नैना उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। नैना अपने हाथों के बल पर जैसे बैठने की कोशिश करती, वह जैसे थोड़े ऊपर उठती तो फिर से नीचे बिस्तर पर गिर जाती। नैना बार बार उठने की कोशिश करती, लेकिन हर बार वही होता। अंत में मयंक झुंझलाकर उसके पास आया। मयंक, क्या जरूरत है तुम्हें बैठने की, चुपचाप सोए नहीं रह सकती, यही सोई रहो चुपचाप, समझी? नैना ने जब मयंक को गुस्से में देखा तो सहम कर उसी तरह लेट गई। मयंक ने नैना के हाथों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? नैना, वो पहले ही लगी थी चोट, परसों नहीं लगी है, सच में मैं तो उस दिन बिस्तर से उठी नहीं थी, सच्ची में। एक मयंक ने जब उसकी मासूमियत को दिखा तो बस देखता ही रह गया। मयंक ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया और आंखों को मूंद कर खुद से ही मन में बोला, एमआर तूने की पे शक कर लिया था, इससे तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। फिर मयंक ने सीरियस होकर कहा, तुम्हें को चोट किस दिन लगी यह तो पता चल गया, लेकिन किस जगह और कैसे लगा अब यह तुम बताओ। नैना, बाथरूम में गिर गई थी। नैना की आवाज बहुत ज्यादा अटक रही थी। मयंक, क्या नर्स थी उसे वक्त तुम्हारे साथ? नैना, नहीं नर्स नहीं थी उसे वक्त मेरे साथ। मयंक, उसे तो मैं। नैना, नहीं मयंक जी, मैंने ही उसे नहीं बुलाया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मयंक,
आइंदा से मेरे बिना परमिशन के तुम बिस्तर से नहीं उठोगी, और जब चोट लगी थी तो बताया क्यों नहीं मुझे, और अगर मैं घर पर नहीं था तो किसी फैमिली मेंबर को बता देती। नैना, वह आपने कहा था कि मुझे कोई भी परेशानी हो तो मैं आपसे ना कहूँ, और ना ही किसी फैमिली मेंबर से। आप किसी को भी मेरी वजह से परेशान नहीं करना चाहते। मयंक, तुम मेरी पत्नी हो, और मेरी पत्नी का हक है मुझसे जिद करने का, मुझसे झगड़ा करने का। तभी किसी ने डोर नॉक किया। मयंक, आ जाओ। सर्वेट, सर बाहर कोई आया है जो मैम से मिलना चाहता है। मयंक, आने दो। नैना ने जब आरव को अंदर आते देखा तो उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। नैना ने हैरानी से मयंक की ओर देख तो मयंक मुस्करा रहा था। नैना को डर तो मयंक के गुस्से भरे चेहरे से भी लगता था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट से तो उसे और भी डर लगता था। मयंक, आइए साले साहब। आरव, सुना है कि आप दोनों हॉस्पिटल आए थे, सब कुछ ठीक है ना? मयंक, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। मयंक चला गया था वहां से। नैना, भैया आप यहाँ। आरव, क्यों खुश नहीं हो मुझसे मिलकर? नैना, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। आरव, नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मेरी जान को खतरा है यहाँ पर। नैना, नहीं नहीं। नैना, भैया क्या यह क्या कह रहे हैं आप? आरव, वैसे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना झूठ बोल लगी। आरव, नैना मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी, कम से कम मुझे तो बोलो क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्यों छुपाया इस सच को कि मयंक और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है? मुझे भी देखो सच समझ बैठा उसे तुम्हारा झूठ को। नैना मुझे जवाब दो। नैना, क्योंकि खतरा है आपके यहाँ पर, वह नहीं छोड़ेगा किसी को भी, वह मार देंगे सबको। आप भी चले जाइए यहाँ से। आरव, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम वह मेरी नैना हो जो कभी किसी के साथ गलत बर्दाश्त नहीं करती थी, और अब वह खुद के साथ इतनी ज्यादती बर्दाश्त कर रही है। कैसे नैना, कैसे? नैना, आपको कैसे पता है यह सब? आरव, फर्क के इससे नहीं पड़ता कि मुझे कैसे पता चला, फर्क इससे पड़ता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तुम कैसे रहती हो इसके साथ, मतलब कि इसने हम दोनों पर शक। नैना, भाई अब यही मेरी किस्मत है और मुझे यही जिंदगी अब जीनी है, आप इन सब में ना पड़े। आरव, तुम कैसे रहोगी? नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। नैना, जैसे पहले रहती थी, बस भाई मैं आराम करना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ, उस नींद में जहाँ से मैं कभी न जागूं। मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं है भाई, अब नहीं जीना है मुझे, काश मैं मर गई होती, क्यों बचाया भगवान जी ने मुझे, कम से कम एक बहाना तो होता है मरने का। आरव, नैना कैसी बातें कर रही हो तुम, मेरे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं मेरी जान। वह बदलेगा और जरूर बदलेगा, सिर्फ तेरे लिए बदलेगा। नैना, क्यों जीऊं मैं भाई, किसके खातिर में जिंदा रहूं, कोई वजह नहीं है मेरे पास जीने की। आरव, नैना देखी है मैंने उसके आंखों में आपके लिए तड़प, वह प्यार करेगा, आपसे बहुत प्यार करेगा, मेरा विश्वास है। वह आपको जिंदगी का मतलब फिर से सिखाएगा, जिंदगी जीना सिखाएगी। रोते नहीं है आप तो मेरी स्ट्रांग बहन हो, चलो अब चुपचाप आंसू पूछो। मयंक बाहर खड़ा था, उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। मयंक जैसे ही कमरे में पहुंचा, नैना जल्दी से अपने आंसू पहुंचने लगी। आरव, चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। नैना बस थोड़ा सा मुस्कुरा दी। आरव के जाने के बाद नैना के पास गया, मयंक आया। मयंक रो रही थी। नैना ने ना में सिर हिला दिया। मयंक ने मुस्कुरा कर नैना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आई एम सॉरी नैना, 1000 बार लाख बार सॉरी।
जितनी बार बोलूं कम है, बट आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम पर शक किया, इतना कुछ किया तुम्हारे साथ, उस दिन तुम पर हाथ उठाया और न जाने क्या क्या किया तुम्हारे साथ नैना, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दो अपने प्यार को साबित करने का। काश मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की होती। मैंने उस दिन जो कुछ भी देखा उसे पर विश्वास किया। नैना के हाथ कांप रहे थे। नैना को कोई बात नहीं, मयंक ने हैरान होते हुए कहा। नैना तुम्हारी कोई शिकायत नहीं है। नैना शिकायत तो अपनों से होती है, और मेरी कौन सी जी जिद होगी जिसके सांसों पर भी किसी और का हक हो, जिसे को कुछ कहने की भी इजाजत न हो। नैना की आवाज मयंक की मौजूदगी में लड़खड़ा रही थी। मयंक, नैना अब बस, मैं तुम्हारे साथ उसे तरह से बिल्कुल भी नहीं पेश आऊंगा। नैना, मुझे आराम करना है। नैना यह बोलकर सो गई। सुबह का वक्त। नैना कमरे में सोई हुई थी। नैना ने अपनी आंखों को खोल तो उसके ठीक सामने अमन का चेहरा पाया। नैना हड़बड़ा गई। अमन, अरे संभल कर, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मुझे नहीं कोई भूत या फिर अपने उसे सन की पति को देख लिया हो। नैना ने देखा कि अमन की हड्डियां टूटी हुई थी, नाक पर बैंडेज लगा था, माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। नैना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अमन, पागलपंती, अरे मैं नहीं, तुम्हारा सन की पति कर रहा है। अरे घर पर आराम से पड़ा था, सबसे झूठ बोलकर एक्सीडेंट हुआ है, और यह मेरे घर पर आकर कह रहा है कि इसने मेरी हड्डियां तोड़ी है। अब जो बच्ची खुची है घरवाले तोड़ देंगे। आरव, लेकिन क्या धूल कर लाया है? पता है कि यह तुम्हारा फेवरेट दुपट्टा है, और फिर तुम्हारे आंचल पर अपने खून का दाग कैसे लगा रहने देता? नैना, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफर करना पड़ा। अमन, मुझे तो इतना पता चल गया था कि तुम इस सनकी की पत्नी हो, पर यह इतना सनकी होगा मुझे यह पता नहीं था। कुछ देर बात करने के बाद अमन रूम से बाहर निकल आया तो सामने उसको मयंक मिल गया। आरव, देखो मेरी नैना का अच्छे से ख्याल रखना। मयंक ने एक तिरछी सी स्माइल के साथ कहा। मेरी नैना को अपनी नैना खाने की भूल तो कभी मत करना, वह भी खासकर मेरे सामने। जब तुझे अपनी वाली मिल गई है तो उसे मेरी बोल, मेरी वाली के पीछे क्यों पड़ा है? मयंक ने अमन के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से उसकी गर्दन को मरोड़ते हुए कहा, वरना तेरी बाकी की हड्डियां भी तोड़ दूंगा। बदला हूं तो केवल अपनी पत्नी के लिए, तेरे लिए नहीं, समझा? अमन ने मुश्किल से हंसते हुए कहा, अरे आप तो बुरा मान गए, चलता हूं। मयंक, गुड। मयंक पार्क में अकेला बैठा था, तभी उसे दो लोगों की आवाज सुनाई दी। एक औरत अपनी पति से कह रही होती है, कितनी बार कहा है तुमसे कहीं घुमा दिया करो, कम से कम महीने में 4 बार तो शॉपिंग कर दिया करो, लेकिन नहीं, कम से फुर्सत मिले तब ना। इनको आदमी, अभी पिछले हफ्ते तो लेकर गया था तुम्हें मैं। औरत, बस करो, जो बात ही नहीं करनी तुमसे। यह सब बोलकर वह औरत वहां से चली गई। मयंक उनकी नोक झोंक को देखकर मुस्कुरा रहा था। आदमी, अरे भाई तुम कुंवारे हो क्या? मयंक, नहीं। आदमी, तो यह बताओ तुम्हारी बीवी कैसी है? ऐसी ही होगी, बड़ बोली, डिमांड करने वाली। मयंक, नहीं, खामोश रहने वाली है। आदमी, बड़ी अच्छी किस्मत है फिर आपकी, वरना मेरी वाली को ही देख लो। वैसे अगर बीवी या शिकायत ना करें तो भी परेशान होने वाली बात है। मयंक, क्यों? आदमी, कई बार ना इनको इनकी खामोशी बकबक से ज्यादा परेशान कर देती है। तभी पीछे से उसकी पत्नी नहीं आते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हम औरतें बचपन से ही अपने ख्वाबों के राजकुमार के सपने देखने शुरू कर देते हैं। आदमी, और फिर आकर हमारी नाक में दम कर देती है। औरत, अच्छा जी, तभी जब मैं गुस्सा हुई थी हाथ में गुलाब का फूल लिए मना रहे थे। फिर उसने मयंक से कहा, आपकी पत्नी से बात करिए, वरना ऐसा ना हो कि देर हो जाए।
आदमी, आखिर हमसे नहीं तो और किससे जिद करेंगी, हमारे लिए अपना घर परिवार छोड़कर कराती हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। औरत, बिल्कुल नहीं। मयंक उनकी बातें को गौर से सुन रहा था। कुछ देर बाद वह औरत और वह आदमी दोनों चले गए और मयंक भी घर आ गया था। मयंक ने कमरे में देखा तो कमरे की हालत अस्त व्यस्त थी। माही पूरे बिस्तर पर कॉपी किताब फैला कर बैठी थी और नैना उसे कुछ पढ़ा रही थी। मयंक, व्हाट द हेल, क्या है यह सब? माही ने बिना उसकी तरफ देख कहा। देख नहीं रहा है कि किताबें 12। मयंक, तो यहाँ क्या कर रही हैं? इसी वक्त इसे लेकर अपने कमरे में जा, मुझे आराम करना है। माही, मैं कहीं नहीं जा रही। मयंक, नैना तुम बैठी क्यों हो, डॉक्टर ने मना किया है ना। नैना, मैं तो बस माही को पढ़ा रही थी। मयंक, अच्छा लाओ मैं भी तो देखूं मेरी बहन कितना पढ़ती है। माही का तो यह सब सुनकर ही बुरा हाल हो गया था। मयंक ने एक सवाल दिया और सॉल्व करने को कहा। माही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कभी इशारे से नैना से पूछने की कोशिश करती तो कभी सिर खुजलाती। मयंक ने माही के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, 11th में पहुंच गई है और एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तुझसे। कुणाल ने जब माही की हालत देखी तो हंसने लगा। माही, ही दांत क्यों दिखा रहे हैं? दम है तो खुद सॉल्व करके दिखाओ। मयंक ने फिर से चपत लगाई और कहा, दम है तो लगा कर दिखाओ। मुझे इतना चलता है, अगर उतना दिमाग चल तो आज यह हालत नहीं होती तेरी। दादी जी, क्या कर रहा है, क्यों पीट रहा है बच्ची को? मारिया चाय ले आई। राधा माँ ने अंदर आते हुए कहा, आज फंस गई माही भैया के जाल में। मयंक, माँ यहाँ पर क्यों? दादी, क्यों, कोई परेशानी है क्या तुझे? मयंक, नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। दादाजी ने अंदर आते हुए कहा, तू जब रात को बाहर 12 बजे तक ऑफिस में से आता था तो हम सब यही नैना बिटिया के साथ चाय पीते थे। रजत जी, अरे वहाँ आज मैं महफिल यहाँ जमी है। नैना, कुणाल जी आप चाय नहीं पीते? कुणाल, क्यों नहीं भाभी, मैं तो पीता हूँ। कुणाल ने यह सब मयंक की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहा। मयंक ने अपने मन ही मन कहा, पति ऑफिस से आया है, उसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन देवर की बड़ी फिक्र है। इसे देखो कैसे हंस कर बात कर रही है सबसे, और जब मैं बात करता हूँ तो डर कर का अपने लग जाती है। इतना डरावना तो नहीं हूँ मैं। मयंक गुस्से में बालकनी में चला गया। मयंक ने बालकनी में रखे गमले के नीचे एक कागज देखा। मयंक ने जब उसे गमले को हटाया देखा कि कुछ अज्जली तस्वीर और एक हार्ट शेप लॉकेट था। मयंक ने लॉकेट को खोल तो उसमें नैना और उसके दोस्तों की तस्वीर थी। मयंक, यह तो मैंने उसे दिन जला दिया था। बहुत ज्यादा बुरा हूँ मैं, लेकिन डोंट वरी, कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बनने की। रात हो गई थी। मयंक को लगा कि शायद अब सब लोग चले गए हैं। मयंक, क्या है यह सब? माही, खाना है, आज हम सब यही खाएंगे। मयंक, लेकिन क्यों? दादाजी, अब हमारा बाहर जाने का मन ही नहीं है, तो क्या करें? कुणाल ने खाते हुए कहा, भाई आपको डाइनिंग टेबल पर खाना हो तो मैं मारिया को बोलकर आपका खाना नीचे लगवा देता हूँ। मयंक, आजकल कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहे हो बेटा तुम। कुणाल, उड़ूंगा क्यों नहीं भैया, भाभी माँ का आशीर्वाद जो है मेरे साथ। मयंक ने मन में कहा, तो बोल अपनी भाभी माँ से कि थोड़ी मुझ पर भी कृपा कर दे। मुझे देखकर डर से बेहोश हो जाती है। खाना खाने के बाद भी कोई भी मयंक के रूम से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार माही को छोड़कर सब बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब माही जाने लगी तो मयंक ने झुंझला कर कहा, जा कह रही है आज ही रुक जाती, इसी रूम में सो जाती अपनी भाभी के साथ। माही,
वैसे आइडिया तो बुरा नहीं आपका भैया। मयंक चुपचाप से जो अपने रूम में गुड नाइट। सब सोने चले गए लेकिन नैना की आंख में नींद कोसों दूर थी। नैना कभी खिड़की की ओर देख रही थी तो कभी बालकनी की ओर। इतने दिन कमरे में रहते हुए वह बोर हो गई थी। मयंक से यह कहने की हिम्मत उसकी कभी नहीं हुई कि वह इस कमरे में बोर हो रही है। मयंक को अचानक से न जाने क्या हुआ, वह उठा और नैना को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके अचानक से की गई हरकत से डर गई। नैना, यह क्या कर रहे हैं आप? उतारे हमें नीचे, देखें हम गिर जाएंगे। मयंक, मेरे होते हुए तुम्हें एक खरोच भी नहीं आ सकती है, समझी? मयंक नैना को अपनी बाहों में उठाकर नीचे ले आया। नैना, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े हमें, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा कोई? मयंक नैना को किचन में ले आया। मयंक, यह देखो तुम्हारा किचन जहां तुम घंटों काम करती थी। मयंक एक एक करके नैना को पूरा घर घूम रहा था। नैना थी कि जिसकी जान डर से गले में अटकी थी। मयंक नैना को पूरा घर घूमने के बाद गार्डन में ले आया। नैना अपने मन में कहती है, इनका क्या भरोसा, 2 मिनट में इतने अच्छे हो जाते हैं कि लगता है इनके जैसा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, और अगले ही पर ऐसे हो जाते हैं कि लगता है अब कोई भी नहीं बचेगा उनके गुस्से से। मयंक ने नैना को खामोश देखकर कहा, तुम इतना ज्यादा चुप क्यों हो? नैना ने मयंक की बात सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहा, वह वैसी ही चुपचाप बैठी रही। मयंक, मेरे सिर पर सींग लगे हैं क्या जो इतना डर रही हो? नैना अभी भी खामोश ही बैठी रही। मयंक सच में अब नैना की खामोशी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। मयंक, नैना में वह पहले वाली नैना चाहता हूँ जो आश्रम में मिली थी, जिसे बिना डरे मुझ पर हाथ उठाया था और आंखों में आंखें डालकर मुझसे बहस की थी। नैना प्लीज कुछ तो बोलो, भगवान के लिए प्लीज कुछ तो बोलो। माना कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वह सब गलत था, पर अब मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं ना। नैना, आप जिस नैना की बात कर रहे हैं वह तो कब की मर चुकी है, और आप अब सुधारना क्यों चाहते हैं? जब आपको सुधारना चाहिए था जब तो आपने कुछ सोचा नहीं इस बारे में, तो फिर अब क्यों? मयंक, मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, तुम्हें ना मुझे जैसे बनाना है वैसे बनाओ, मारो जो मन करे वह करो, चिल्लाओ झगड़ो, लेकिन प्लीज प्लीज खामोश मत रहो। नैना, मुझे अंदर ले चलिए, मुझे नींद आ रही है। मयंक, लेकिन मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा तुम्हारी आंखों में नींद। नैना ने कुछ भी नहीं कहा। मयंक लगभग 1 घंटे से नैना को बगीचे में घूम रहा था। नैना को भी अब थोड़ी ताजगी महसूस हो रही थी। मयंक ने जब नैना की ओर देखा तो नैना उसके सीने से लगाकर सो रही थी। मयंक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मयंक उसे कमरे में लाया और बिस्तर पर सुला दिया। नैना ने मयंक के हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था। मयंक ने हाथ नहीं छुड़ाया और वहीं नीचे बिस्तर से लगकर सो गया। 2 दिन बाद सुबह का वक्त। मयंक उठा तो उसने देखा कि नैना आराम से सो रही थी। मयंक उठा और फ्रेश होकर नीचे चला गया। कुछ देर बाद नैना अब थोड़ी ठीक होने लगी थी। मैं थोड़ा थोड़ा चल फिर भी लेती थी। नैना बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। नैना ने अंदर से कमरे में किसी की आहट सुनी तो उसे लगा कि शायद मारिया आंटी हो। नैना अपने फ्रॉक सूट की सिर्फ बंद नहीं कर पा रही थी, उसके एक हाथ में अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था। नैना, मारिया आंटी क्या आप हैं? थोड़ी सी हेल्प करेंगे प्लीज? बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है, आप आ जाइए। नैना, देखिए ना यह। नैना यह सब कहते कहते रुक गई। जब उसने सामने लगे मिरर में मयंक को दिखा तो वह तुरंत पीछे घूम गई। नैना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मयंक, तुम्हें हेल्प चाहिए थी ना? नैना, न न नहीं, आप बाहर जाइए। नैना ने सब अपना दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा।
नैना की गोरी पीठ मयंक को शीशे से साफ दिख रही थी। मयंक ने एक शरारत भरी मुस्कुराहट करते हुए कहा, स्वीट हार्ट पीछे मेरा है। जब नैना ने यह सुन तो जल्दी से दीवार से लगकर खड़ी हो गई। मयंक ने उसे अपने सामने करते हुए कहा, स्वीट हार्ट मेरी आंखें बंद है, पक्का कुछ नहीं देखूंगा। यह बोल उसने जीप को धीरे से बंद कर दिया। मयंक के उंगलियों के स्पर्श से नैना सिहर रही थी। मयंक लो हो गया। मयंक नैना को सहारा देकर रूम में लाया और आईने के सामने बिठा दिया। नैना उठकर जाने लगी तो मयंक बोला, चुपचाप बैठो। नैना, आपको जरूरत नहीं है यह सब करने की, मैं खुद कर लूंगी। मयंक, ओके। नैना एक हाथ से बालों को तौलिए से सुखाने लगी। उसने जैसे ही दूसरे हाथ से अपने बाल ठीक करने के लिए अपने हाथों को उठाया तो उसे धीरे से दर्द हुआ। नैना, आ। मयंक जो अपने दोनों हाथ अपने आपस में क्रॉस करके खड़ा था और उसे ही देख रहा था। मयंक, हो गई मनमानी, मिल गई दिल को तसीली, खुद को चोट पहुंचाकर। अब छोड़ो इसे, लाओ मुझे दो। मयंक ने जबरदस्ती नैना के हाथों से टॉवल ले लिया और मुस्कुराते हुए उसके बालों को पूछने लगा। तभी मयंक से नैना के थोड़े से बाल खींच गए। नैना, आह। मयंक एकदम से बुरी तरह से डर गया। मयंक, सॉरी सॉरी, वह मैं जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। मैं डॉक्टर को फोन करूं क्या? नैना, बोल ही तो खींचे हैं, इसमें डॉक्टर आप रहने दो, मैं कर लूंगी। मयंक ने बीच में ही टोकते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो। नैना उसकी बात करने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। मयंक ने नैना को मंगलसूत्र पहनाया और मांग में सिंदूर भर दिया। मयंक ने नैना के कानों में झुमका पहनते हुए कहा, किसी ने सच ही कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार हो नहीं होती, आखिरकार मैं तुम्हें रेडी कर ही दिया। मयंक ने नैना के गले पर काला टीका लगाते हुए कहा, वैसे तो मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। मारिया ने अंदर आते हुए कहा, मैम आपका नाश्ता। मयंक ने जैसे ही नाश्ता देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मयंक, सुबह सुबह आइसक्रीम, तुम्हें पता है ना कि नुकसान करेगा, इसे फिर क्यों? मारिया, सॉरी सर, वो मैम जिद कर रही थी। मयंक ने नैना की ओर देखा तो नैना किसी छोटे से बच्चे की तरह से नीचे किए हुए खड़ी थी। मारिया, यस सर, इसलिए मैम कल गुस्सा हो गई थी और उन्होंने नहीं रात को खाना खाया और ना ही दवा। मयंक ने नैना की ओर देखा तो नैना किसी छोटे से बच्चे की तरह से नीचे किए हुए खड़ी थी। मारिया, यस सर, इसलिए मैम कल गुस्सा हो गई थी और उन्होंने नहीं रात को खाना खाया और ना ही दवा। मयंक, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया आज तक यह सब? मारिया, सर मैम ने मना किया था। मारिया यह सब बोलकर वहां से चली गई। मयंक भी नैना के करीब आते हुए बोला, बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं तुम्हारी, अब क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती दवा खिलाऊं और खाना खिलाऊं? आइंदा से मुझे इस बात की कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझी? नैना के माथे पर पसीने आने लगे थे, वो मन ही मन मारिया को कोसे जा रही थी। दोपहर का वक्त। नैना अपने रूम में आराम कर रही थी, तभी कुछ सर्वेंट आए और रूम में एक लंबी सी स्क्रीन सेट करके चले गए। नैना के कानों में कुछ बच्चों की आवाज आई तो नैना की नींद खुल गई। नैना ने उठकर इधर उधर देखा पर कोई भी नहीं था। कुछ बच्चे मिलकर मयंक के बाल उखाड़ रहे थे तो कुछ बच्चे उसकी टाई के साथ खेल रहे थे। एक ने तो हद कर दी थी, वह जाकर मयंक की कंधे पर चढ़कर बैठ गया और सबसे हैरानी की बात थी कि मयंक भी उन्हें कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि वह भी बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेल रहा था। एक बार को तो नैना को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसे लगा कि जैसे वह कोई सपना देख रही हो। उसने बार बार अपनी आंखें मिली और खुद को 2-3 थप्पड़ जड़ा, तब जाकर उसे होश आया कि यह सपना नहीं हकीकत है ये सब।
सभी बच्चे एक साथ बोले, नैना दीदी कैसी हो? नैना, मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? बच्चे, हम सभी ठीक हैं। और ना दीदी, यह भैया बहुत अच्छे हैं। पता है आपको, इन्होंने हमें ढेर सारे गिफ्ट दिए। नैना, सच में आपको इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए? बच्चे, सच्ची में दिए दीदी। दीदी, आपकी शादी हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं, और आप हमसे मिलने भी नहीं आई, एक बच्चे ने रूठे हुए कहा। तभी दूसरे बच्चे ने कहा, अरे दिख नहीं रहा पागल, दीदी को चोट भी लगी है। नैना ने अपना सिर पीट लिया। तभी एक छोटे से बच्चे ने कहा, दीदी आप फिर से इमली के पेड़ पर चढ़ी थी क्या? मयंक, आपकी दीदी पेड़ पर क्या बात है? बच्चे ने फिर से कहा, अरे आपको पता नहीं दीदी, यहाँ पर तो आम और इमली का पेड़ है ना, कई बार चढ़ चुकी है। बच्चों ने अपनी प्यारी और मीठी आवाज में बताया। नैना बच्चों को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक डर खाए जा रहा था। नैना ने अपने मन में, यह बच्चे तो बहुत शैतान हो गए हैं, और अगर इन्होंने मयंक जी को गुस्सा दिलाया तो इन सब से भी बड़े वाले शैतान बन जाएंगे। मयंक, अरे वह हमें नहीं पता था कि आपकी दीदी इतनी शैतान थी। एक बहुत ही छोटे बच्चों ने कहा, भैया नहीं नहीं जीजू, तालो एक कविता गाते हैं। अगर आप लोग भूल तो आप तो हमारी बात मानी होगी। मयंक और कुणाल, ओके, अगर हम कविता भूल तो हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे। उस बच्चों ने अपनी तुतलाती आवाज में कहा, तुकल तुकल। मयंक और कुणाल को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे बच्चों ने फिर से दोहराते हुए कहा, तुकल तुकल। मयंक और कुणाल फिर से एक दूसरे का चेहरा हैरानी से देखने लगे। बच्चों ने मयंक की ओर देखते हुए नैना से कहा, अरे दीदी, यह किस बेवकूफ से शादी कर ली? इसको तो कोई पोयम याद ही नहीं है। ए सुनो, मेरी दीदी पोयम सिखाती है, सीख लेना। मयंक, ओके, हम दोनों सीख लेंगे। कुणाल, भाई यह सब तो माही से भी 10 कदम आगे निकले। वैसे एक बात तो बताओ, तुकल तुकल, यह कौन सी पोयम है? बच्चा, बता रहा हूँ, बेवकूफ हो। मयंक ने थोड़े गुस्से में कहा, बेवकूफ किसको बोला? बच्चा, तुमको और तुम्हारे इस भाई को बोला। कुणाल, तुम्हें पता नहीं है क्या हम दोनों कौन हैं और क्या क्या कर सकते हैं? बच्चों ने भी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम लोग कौन हो मैं बताता हूँ। एक नंबर के बेवकूफ, एक पोयम तो सुना नहीं पाए तो और क्या कर लोगे? नैना ने जब यह सब देखा तो अपना सिर पीट लिया। नैना अपने मन में बोली, आज तो यह छोटू नेता या तो खुद पीटेगा या फिर मुझे मरवाएगा। मयंक ने जब यह सब सुन तो बोला, तो तुम ही सुना दो अब, यह पोयम कौन सी है? बच्चों ने थोड़ा भाव खाकर इतराते हुए कहा, ठीक है, जब इतना गिड़गिड़ा ही रहे हो तो सुनता हूँ। बच्चों ने कहना शुरू किया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक डायमंड इन द स्काई। कुणाल और मयंक ने जब पोयम सुनी तो दोनों हैरानी से एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। तभी दूसरे बच्चे ने कहा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, पोयम नहीं सुन पाए ना? अब जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ। क्यों छोटू, सही करना ना मैंने? बच्चा, ए छोटू किसको बोला तूने? वैसे बात एकदम सही बोली तुमने। मयंक ने गाड़ों की तरफ पानी लाने का इशारा किया तो एक छोटी सी बच्ची ने उसे ठोकते हुए कहा, ओ लंबू जीजू, क्या हरदम इन काले कपड़ों वालों से काम करते हो? खुद भी कर लिया करो कुछ, आप जाओ खुद पानी लेने। मयंक, ठीक है, जा रहा हूँ। मयंक ने अपने कंधे पर बैठे बच्चे, जो कि मयंक के बाल नोचने और खींचने में बिजी था, उससे कहा, ओ भाई छोटे साले साहब, अब तो उतर जाइए। उसे बच्चों ने पहले तो मयंक को अजीब तरीके से घूरा, फिर बोला, क्यों, पानी क्या अपनी कंधे पर रख कर लोगे क्या? चुपचाप चलो, मैं नहीं उतारूंगा, समझे? मैं नहीं उतरने वाला।
देखने में वह बच्चा सबसे छोटा था, लेकिन लोग अपने और शैतानी ग्रुप का मुखिया था। मयंक और कुणाल ने सबको पानी पिलाया और खाने पीने की चीज दी। तभी एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मर्थक और कुणाल ने जब यह सब देखा तो दोनों ही परेशान हो गए। कुणाल, क्या हुआ तुम्हें बेटा? बच्चों ने भी उसी तरह रोते हुए कहा, मम। कुणाल, ये मम क्या होता है? उसे बच्चों ने रोते हुए ही कुणाल को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, मम नहीं जानते हो क्या? कुणाल को जब इतनी तेज का उसे बच्चों से थप्पड़ पड़ा तो उसका सर ही घूम गया। मयंक थोड़ा डरते हुए उसे बच्चों के पास गया और धीरे से बोला, क्या चाहिए? उस बच्चों ने रोते हुए ही मयंक को भी एक थप्पड़ जड़ दिया तो मयंक का सिर चकरा गया। नैना, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज गुस्सा मत होइए। मयंक, तुम अभी चुप रहो। दूसरा बच्चा, मेरी दीदी को ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? नयंक, क्या चाहिए मम, सुनाई नहीं देता है क्या? नैना, जो यह सब देखकर शॉक थी, उसने पहले खुद को संभाला। नैना, कुणाल जी यह अपनी मांग रहा है। मयंक और कुणाल ने हैरान होकर एक साथ कहा, पानी। रात का वक्त। मयंक और कुणाल दोनों घर पहुंचे। उन दोनों की हालत देखकर सब हैरान थे। मारिया आंटी तो उन दोनों को देखकर हंसते ही लगी थी। मयंक ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा तो वह चुप होकर अपना काम करने लगी। माही जो पानी पी रही थी, उसके मुंह से सारा पानी बाहर आ गया। मयंक और कुणाल दोनों के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और दोनों की टाई तो मानो कि जैसे खींच खींच के रस्सी बना दी गई हो। आगे जानने के लिए सुनते रहिए फोर्सफुली मैरिज। जुड़े रहे, खुश रहे।